हमने बेसिक आने वाले स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप मेथड पढ़े। सर्चिंग करने के लिए स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, इन ऑपरेटर पढ़ा हमने। उसके बाद हम स्ट्रिंग से अगर इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो इंडेक्स, आर इंडेक्स वगैरह हमने देखा था। ठीक है। तो इसी तरह से फाइंड मेथड भी होता है इंडेक्स निकालने के लिए। किसी भी स्ट्रिंग के करेक्टर का आप ऑर्डिनल वैल्यू निकालना चाहते तो ओआरडी फंक्शन आपको पढ़ाया गया था। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब एक और कॉन्सेप्ट जो आता है वो है हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से एक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कई बार हम पूरी स्ट्रिंग पे काम नहीं करना चाहते, हम स्ट्रिंग से पर्टिकुलर पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे सबसे ज्यादा यूज होने वाला एग्जांपल जो आगे हम यूज कर ही रहे होंगे वो ये कि मुझे कोई एक फाइल का पाथ मिला है और उस पाथ पर कोई डेटा रखा हुआ है, और यहाँ पर मान लीजिए मुझसे कहा गया कि इस पाथ में से फाइल का नाम निकाल दो। तो यानी कि जो पूरा पाथ एक स्ट्रिंग मिला है मुझे, अब इस स्ट्रिंग में से मुझे एक पोर्शन चाहिए, दिस वन। या मुझसे कहा गया इस पाथ का ड्राइव बता दो कि ये पाथ किस ड्राइव का है, तो मुझे बस ये चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी भी स्ट्रिंग से मैं उसका एक पोर्शन गेट करना चाहता हूँ जिसमें हम एक से ज्यादा करेक्टर फैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्लाइसिंग यूज होती है। और अगर एक ही करेक्टर फैच करना चाहते थे तो इंडेक्सिंग से हम फैच कर ही सकते हैं, है ना। स्लाइसिंग तब यूज होगी जब हम एक स्ट्रिंग से एक से ज्यादा करेक्टर एक साथ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, लाइक कि मुझे इतना पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना है, तो ऐसा हम कर सकते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के थ्रू। ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने दिया, अभी करके भी दिखाएंगे। इसके लिए पहले स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़ लेते हैं, होती क्या है और कैसे इसका यूज होता है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब ये हो गया पोर्शन ऑफ ए स्ट्रिंग। इसका मतलब हो गया पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। गेटिंग पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग इंडेक्सेस। किसी भी स्ट्रिंग का एक पार्ट गेट करना यूजिंग इंडेक्सेस क्या कहलाता है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहलाता है। अब इसका सिंटैक्स आता है, आप यहाँ पर प्रीफिक्स लगाएंगे स्ट्रिंग का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्टार्ट इंडेक्स लिखेंगे, कॉलॉन एंड इंडेक्स लिखेंगे, और कॉलॉन स्टेप लिखेंगे। तो कुछ कुछ रेंज जैसा फील आएगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कॉमा नहीं है, कॉलॉन है। स्टार्ट इंडेक्स कॉलॉन, एंड इंडेक्स कॉलॉन, स्टेप, बाकी चीजें वही हैं। जो स्टार्ट इंडेक्स होता है ये इंक्लूसिव होगा, और जो आपका एंड इंडेक्स होगा ये आपका एक्सक्लूसिव होगा। ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, फ्लोट पे नहीं चलता। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे स्ट्रिंग बनाई और इसमें लिख दिया पाइथन। अब मैं इसका एक विजुलाइजेशन कर लेता हूँ। मैंने मान लीजिए यहाँ पर ये लिख दिया पाइथन। PYTHON। ठीक है। और इस स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर्स हैं हर करेक्टर का इंडेक्स दे दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5। और उसके बाद एक आखिरी जो नेगेटिव इंडेक्स होता है वो दे दिया, -6, -5, -4। ठीक है। अब शुरू करते हैं। मान लीजिए मुझे क्या करना है,
मुझे इसके अंदर से ये वाला पोर्शन गेट करना है, वाई टी एच, ये मुझे निकालना है। तो अब मैंने सिंटैक्स देखा कि पहले प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं, वो स्ट्रिंग वेरिएबल जिसको हम स्लाइस करना चाहते हैं। तो एस स्ट्रिंग है मेरे पास, तो एस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर, स्टार्ट इंडेक्स, कहाँ से आप स्ट्रिंग को स्लाइस करना स्टार्ट करना चाहते हैं, हमने कहा वन इंडेक्स से करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप एंड कहाँ करेंगे, मान लो अभी मैंने जल्दीबाजी में थ्री लिख दिया कि थ्री पर एंड करना है, और बाई से जब आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट करेक्टर कितने स्टेप के बाद चाहिए, हमने कहा एक ही कदम के बाद बाई के बाद टी आ जाएगा, फिर टी के बाद एक कदम के बाद एच आ जाएगा, तो हर बार हमें एक एक स्टेप ही आगे बढ़ना है, तो कॉलन कर दिया मैंने। अब ऐसा करने से हमें एक स्ट्रिंग स्लाइस होकर मिल जाएगी, मैं उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहूं तो कर सकता हूं, एस एस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा एस, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग पूरी जो थी प्रिंट हो जाएगी, और अगर मैं प्रिंट कराऊंगा एस एस, तो जो स्लाइस होकर आई होगी वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अब कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि भाई जहां से आपने स्टार्ट किया है स्लाइस करना वो तो इंक्लूसिव है, यानी कि वाई हमारा सब स्ट्रिंग में आपका आएगा, लेकिन जो एंड इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि वो इंक्लूड नहीं होगा। तो जो थ्री इंडेक्स पर डेटा पड़ा है एच, ये एक्सक्लूसिव होगा, यानी कि वाई और टी इतना ही स्लाइस होकर हमारा आएगा, एच नहीं आएगा, ठीक है। अब ये बात जब मैं सीख जाता हूं, तो अब मैं स्लाइसिंग जब सही करूंगा तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा फिर, फोर, कि मुझे भाई फोर तक जाना है। अब जरूरी नहीं है कि आपने स्ट्रिंग स्लाइसिंग से जो सब स्ट्रिंग बनी है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना ही है। अगर आगे के प्रोग्राम में उस सब स्ट्रिंग का यूज करना चाहते हो तो ऐसा आप करेंगे, लेकिन आपको बस सीखना है कि बस ऐसा होता है। तो आप सीधा प्रिंट के अंदर से भी क्या कर सकते हैं, इस स्लाइसिंग को करके जो सब स्ट्रिंग बनेगी उसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि जहां पर आपने वन फोर वन लिखा है, यहां पर मैं वन की जगह पर -5 लिख सकता था, क्योंकि वाई का इंडेक्स वन भी है और वाई का इंडेक्स -5 भी है, तो आंसर इज यस। स्लाइसिंग में जब आप इंडेक्स का यूज करते हैं तो आप कोई सा भी इंडेक्स यूज कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाला करें चाहे नेगेटिव वाला करें। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर वन के इक्विवेलेंट -5 लगा दूं तो भी सेम स्लाइसिंग आपकी होती है। तो सर अब बताओ, अगर इस सिंटेक्स में मैं एंड की जगह पर फोर को हटाकर क्या लिख दूं तो सेम आंसर आ जाए, फोर इंडेक्स के इक्विवेलेंट, दूसरा कौन सा इंडेक्स है जो सेम फोर का काम करेगा, -2, जो फोर है उसका इंडेक्स -2 भी तो है, तो सेम रिजल्ट आ जाएगा हमारा, हमने कहा सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो अब इसका मतलब ये कि जब आप स्लाइसिंग करते हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे वन से फोर जाना है, वन से फोर इज सेम एज वन टू -2, इज सेम एज -5 टू 4, इज सेम एज -5 टू -2, यानी कि इन चारों का सेम रिजल्ट आएगा, सेम स्लाइसिंग होगी। अब कौन सा आप इंडेक्स लगाएंगे आप देख लीजिए, किसके साथ आप ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, इन चारों का मतलब एक ही होगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि जब आप स्लाइसिंग करते हैं तो स्लाइसिंग दो डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक रिवर्स डायरेक्शन। तो जब आप फॉरवर्ड स्लाइसिंग करते हैं तो स्टेप को पॉजिटिव रखना होगा, और जब आप रिवर्स स्लाइसिंग करते हैं तो आपको स्टेप नेगेटिव रखना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे कहूं कि मुझे एच से लेकर वाई
तक स्लाइस करना है, HTY। तो इसका अगर मैं स्लाइसिंग लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, शुरू कहां से करना है, H के इंडेक्स डेट मीन्स 3, और कहां पर एंड करना है, 0 पर, क्योंकि अगर मैं 1 पे एंड कर दूंगा तो फिर तो ये एक्सक्लूसिव है हमारा, ठीक है। तो मुझे 0 तक जाना है, और अब स्टेप क्या लेना है मुझे, -1, क्योंकि मुझे 3 से 0 तक स्लाइस करना है, 3 से 0 तक, डेट मीन्स रिवर्स स्लाइसिंग की तरफ मैं जा रहा हूं। तो स्टेप क्या लेने होंगे मुझे, नेगेटिव लेने होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, HTY। 0 इंडेक्स आएगा नहीं क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है। अब आप मुझे बताइए इसी के करस्पॉन्डिंग और क्या क्या स्लाइसिंग हो सकती हैं जो सेम रिजल्ट दें हमारा। 3 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 भी लिख सकते हो, -3 से 0, तो एक ही बात है। और इसी में मैं क्या कर सकता हूँ, 0 की जगह पे क्या लगा सकता हूँ, -6। ठीक है सर, ये हमारी समझ में आ जाता है। अब मान लीजिए आपने क्या करा, आपने सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कर दिया, आपका स्टार्ट और एंड देखकर लग रहा है कि आप फॉरवर्ड स्लाइसिंग करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको स्टेप पॉजिटिव रखना था। पॉजिटिव स्टेप का साइन आप नहीं देते हो तो पॉजिटिव ही माना जाता है, लेकिन आपने साइन लगा रखा है तो दैट मीन्स वो माइनस है हमारा। तो उस केस में एरर नहीं आती, लेकिन एम्प्टी स्लाइसिंग हो जाती है। तो जब आप अपने स्लाइसिंग जिस डायरेक्शन में करना चाहते थे उसके हिसाब से स्टेप ना लगाकर उसके अपोजिट स्टेप लगा देते हैं तो एम्प्टी स्लाइसिंग हो जाती है, और इसमें कोई एरर नहीं आएगी लेकिन एम्प्टी स्लाइसिंग हो जाएगी। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि मुझे जाना है 3 से लेके 0 तक, लेकिन मैंने स्टेप लगा दिया 1 का, तो सोचो 3 से लेके 0 तक यानी कि रिवर्स स्लाइसिंग का आपका इशारा जा रहा है। तो अब ऐसा करने के लिए स्टेप नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन स्टेप तो आपने उल्टा लगा दिया, तो उस केस में क्या आ जाएगा, एम्प्टी स्लाइसिंग आ जाएगी फिर से। अब अगर आपका स्टार्ट और स्टॉप सेम है, अब स्टेप चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर स्टार्ट और स्टेप आपका सेम है तो सेम एम्प्टी स्ट्रिंग आता है, एम्प्टी स्लाइसिंग। तो स्टार्ट और स्टॉप सेम होने पर आपकी स्लाइसिंग एम्प्टी हो जाती है, उसमें कोई सब स्ट्रिंग क्रिएट हमारी नहीं होगी। तो ये 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर आप स्लाइसिंग करते हैं तो एरर नहीं आएगी, लेकिन आपका रिजल्ट एम्प्टी स्लाइसिंग होकर आता है। ठीक है। अब एक ऐसा केस जिसमें एरर आ जाएगी, आपने कहा कि मुझे 1 से 5 जानना है, लेकिन आपने स्लाइस का स्टेप क्या कर दिया, 0। तो स्लाइस का स्टेप 0 नहीं होना चाहिए, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। एरर आ गई, सीधे लिखकर भी आ गया, स्लाइस स्टेप कैन नॉट बी 0, स्लाइस का स्टेप 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी एरर आ जाएगी। एरर का नुकसान ये होता है कि आगे जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप को बढ़ाकर 1 से 2 करके देखते हैं। तो लिखा मैंने एस, यहाँ लिख दिया 0:5:2। बताइए इस स्लाइसिंग का क्या रिजल्ट होगा, पी 0 इंडेक्स पर आएगा, फिर 2 स्टेप की स्लाइसिंग, यानी पी के बाद वाई पे नहीं जाना है, पी के बाद सीधा टी पे जाना है। तो पी, फिर टी, फिर ओ, क्योंकि ये तो एक्सक्लूसिव हो गया। ठीक है। अब अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ऐसे करके 5:0:-3, बताओ 5:0:-3 क्या सब स्ट्रिंग स्लाइस होकर आएगी। शुरू कहां से कर रहे हो, एन से, फिफ्थ इंडेक्स मतलब एन से कर रहे हो, फिर उसके बाद कितने स्टेप लेने हैं, 3 के स्टेप लेने हैं, रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। तो यहां से अगर हम लें, एक स्टेप ये हो गया, 2,
तीसरा, यानी कि सीधा एन के बाद क्या मिलेगा मुझे, टी मिलेगा। तो एन मिलेगा, फिर टी मिलेगा, उसके बाद फिर 3 स्टेप। सर 3 स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एन हमारा आ ही जाएगा। तो इसका आंसर फिर क्या आना चाहिए, एन और टी आना चाहिए बस। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, एस कॉलन 1, 4 कॉलन, क्या करा आपने, स्टेप नहीं बताया। तो जब आप स्टेप नहीं बताते हैं तो डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू +1 हमारी मानी जाती है। 1 या +1 एक ही बात है। ठीक है, तो अब बताओ आंसर क्या आएगा फिर इस स्लाइसिंग का, YTH आएगा। ठीक है। अब अगर आप स्लाइस का स्टेप नहीं बताना चाहते हैं, डिफॉल्ट जो बन होता है वही यूज करना चाहते हैं, तो सेकंड वाला जो कॉलन है उसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। दोनों का मीनिंग सेम है कि दोनों में ही डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू बन चलेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग होगा। इसका आंसर 100 में से 95 लोग गलत देते हैं। सर बहुत ज्यादा रेशो हो गए, तो हमने कहा ये है ही ऐसा कि 100 में से 95 लोग इसका आंसर गलत देते हैं। सर क्या है, अगर मान लीजिए मैं ये ना लिखूं, क्या नहीं लिखा आपने, स्टार्ट नहीं लिखा है, तो जब मैं स्लाइसिंग में स्टार्ट नहीं लिखता हूं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। अगर हम अपना एक्सपीरियंस यूज करें तो रेंज फंक्शन में भी शायद ऐसी एक सिचुएशन आई थी जहां पर हम स्टार्ट रेंज फंक्शन में नहीं देते थे तो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर वो 0 मानता था। ठीक है, लेकिन स्लाइसिंग में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू 0 भी होती है और डिफॉल्ट वैल्यू -1 भी होती है। अगर आपका स्टेप पॉजिटिव है तो डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की 0 होगी। अगर स्टेप आपका नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है मैटर नहीं करता, चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे -5 हो, अगर स्टेप नेगेटिव हुआ तो आपका स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ पर आपका जो स्टार्ट होगा वो 0 होगा, और यहाँ पर जो स्टार्ट होगा वो -1 होगा। तो यही वो पॉइंट है जहां पर मार्केट का सर्वे कहता है 100 में से 95 लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि बाकी सब लोग यही पढ़कर आए हैं कि भाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्टार्ट की 0 होती है। लेकिन स्लाइसिंग में ट्रिकी हो गया, जब स्टेप नेगेटिव होता है तो डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की -1 होती है, 0 नहीं होती। अच्छा, उसके हिसाब से बताइए फिर आउटपुट पहले वाले का और दूसरे वाले का क्या आएगा। पहले वाले का आना चाहिए PY। अब बताओ दूसरे वाले का फिर क्या आना चाहिए, NOH। ठीक है। चलो, तो अगर स्लाइसिंग पर इंटरव्यू आपका हो तो ये क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा आपसे। अब आपको समझ में आ गया होगा, भीड़ अपने आप छट जाएगी, गिने चुने लोग रह जाएंगे बस। और जो छट जाएंगे वो कहेंगे यही कि मेरा तो सही था आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम, अगर आपसे कहा जाए कि मैंने स्टार्ट लिख दिया है लेकिन एंड नहीं बताया, तो एंड की भी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। और अगेन ये वो क्वेश्चन है जो भीड़ को शॉर्टलिस्ट कर देता है। गिने चुने 4 से लोग रह जाएंगे बस। 1000 लोग पाइथन पढ़ रहे हैं तो 4 से रह जाएंगे बस, इस क्वेश्चन को अगर पूछ लिया जाए इंटरव्यू में तो। क्यों, क्योंकि एंड की डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ होती है, जबकि रेंज फंक्शन जो हम फॉर वाला पढ़ते थे वहां एंड बताना ही पड़ेगा। बिना एंड बताए वो चलेगी नहीं, एरर आ जाएगी। लेकिन स्लाइसिंग में जब हम एंड इंडेक्स नहीं बताते हैं तो एंड की भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अब वो क्या होती है, उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू की जगह पर कॉन्सेप्चुअल आंसर है। कॉन्सेप्चुअल आंसर ये है कि इंक्लूसिव ऑफ लास्ट करेक्टर, यानी कि जब आप एंड नहीं बताएंगे तो आपकी स्लाइसिंग
लास्ट करेक्टर इंक्लूसिव मैनर में होगी, यानी कि एंड इस बार इंक्लूसिव माना जाएगा। तो जब आप एंड नहीं लिखते हैं तो एंड इंक्लूसिव होता है, और जब आप लिख देते हैं फिर वो एक्सक्लूसिव हमारा माना जाता है। ठीक है, तो आप बताओ, इंक्लूसिव ऑफ लास्ट करेक्टर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर स्टेप आपका पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे स्टेप पॉजिटिव है, तो एंड को हम क्या मानेंगे, इंक्लूसिव ऑफ लास्ट करेक्टर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, THON। ठीक है, अब अगर एंड नहीं है तो एंड की वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ लास्ट करेक्टर होती है, बट इन रिवर्स डायरेक्शन इफ स्टेप इज नेगेटिव, स्टेप नेगेटिव है तो इंक्लूसिव ऑफ लास्ट करेक्टर किस डायरेक्शन का मानना है आपको, रिवर्स डायरेक्शन का मानना है। तो शुरू करेंगे 2 से और लास्ट करेक्टर जाएंगे रिवर्स पे, यानी कि TYP, तो इसका आंसर आएगा TYP, THON TYP। तो ये जो 4 सिनेरियो हैं, ये अब तक के सबसे सही सिनेरियो बने हैं स्लाइसिंग। अब अगर यहां पर लिखें तो हम लिख सकते हैं, इट विल स्लाइस इंक्लूसिव ऑफ लास्ट करेक्टर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब एंड गिवन नहीं है तो लास्ट करेक्टर तक स्लाइसिंग होगी, वो लास्ट करेक्टर किस डायरेक्शन का मानना है वो स्टेप से डिसाइड होगा। ठीक है, तो स्लाइसिंग के केस में इन जनरल स्टार्ट एंड दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और वो डिफॉल्ट वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, 0 या -1 होगी, और उधर लास्ट करेक्टर तक या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है या रिवर्स डायरेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा सर, मान लीजिए इस कहानी के अकॉर्डिंग स्टेप का होना जरूरी है, क्योंकि स्टेप देखकर मैं पता करूंगा कि स्टार्ट क्या होगा और एंड क्या होगा। अगर सिनेरियो ऐसा आ जाए, मुझे स्टेप ही नहीं पता, एंड भी नहीं पता, तो अब एंड को मैं क्या मानूं, इंक्लूसिव ऑफ लास्ट करेक्टर, किस डायरेक्शन का, स्टेप से देखकर, सर स्टेप तो गिवन ही नहीं है। तो अब अगर स्टेप गिवन नहीं है तो पहले क्या मानोगे, स्टेप को कंसीडर करो कि जब स्टेप नहीं होता है तो क्या माना जाता है, हमेशा +1। स्टेप जब आप नहीं बताते हैं तो हमेशा स्टेप क्या माना जाता है, +1 ही माना जाता है, भले ही आपने स्टार्ट कुछ भी लिखा हो, एंड कुछ भी लिखा हो, लिखा है नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता, अगर स्टेप नहीं है तो हमेशा +1 ही माना जाता है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो अब उस हिसाब से स्टेप मेरा +1 हो गया, अगर स्टेप +1 है तो एंड कहां तक जाएगा, लास्ट करेक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर हमारा, THON। अब जो मैं लिख रहा हूं, ये रिटन एग्जाम में, अगर कभी रिटन एग्जाम होता है पाइथन के ऊपर किसी कंपनी में, तो ये क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाता है। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। तो पहले हमें स्टार्ट और एंड को कंसीडर करना है कि क्या माने जाएं, उसके हिसाब से फिर स्लाइसिंग निकल आएगी। तो एंड आपने माइनस दे रखा है, तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या मानेंगे इस बार, -1, और एंड नहीं है तो लास्ट करेक्टर तक स्लाइस होगा, लेकिन किस डायरेक्शन का लास्ट करेक्टर, रिवर्स डायरेक्शन का। तो शुरू हो जाओ फिर, NOHTYP। तो अगर इसको मैं कॉन्सेप्चुअली बताऊं तो मैं ये बोल दूंगा रिवर्स स्ट्रिंग आ जाएगी। तो कई बार इंटरव्यू के अंदर ये पूछते हैं, स्ट्रिंग के अंदर रिवर्स नाम से एक मेथड भी होता है, तो मैं बिना रिवर्स मेथड लगाए स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकता हूँ, स्लाइसिंग से आप कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमें रिवर्स स्ट्रिंग लाकर दे देता है। मैंने आपको असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया है, कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है, जिसका रिवर्स स्ट्रिंग जब आप निकालें वो वही आ जाए जो मेन स्ट्रिंग थी, है ना, जैसे नितिन, NITIN, उसका रिवर्स निकालो नितिन ही आएगा, दैट मीन्स नितिन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है।
मलयालम, तो मलयालम का रिवर्स निकालोगे तो मलयालम ही आएगा, तो यानी कि ये कैसी है, रिवर्स स्ट्रिंग है, यानी पैलिंड्रोम है। डैड, डैड का रिवर्स निकालोगे डैड ही आएगा। ठीक है, तो और इस तरह के हैं बहुत सारे, है ना। चलो, यहाँ तक हमारी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में आ गया। अब सर, अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए ये मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, इस फाइल के अंदर ये मुझे एक पाथ गिवन है, जी के अंदर एबीसी के अंदर पी क्यू आर के अंदर abc.png। मुझे इस फाइल से, इस पाथ से मुझे फाइल का नाम निकालना है। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख दो, एस रख दो, के रख दो, फर्क क्या पड़ता है। तो सोचो, अभी हमने जो सीखा है उसके हिसाब से आपको ये चाहिए, तो किसी तरह से आपको क्या पता चल जाए, ए का इंडेक्स पता चल जाए, स्लाइसिंग कर दो, ए से लेकर, ए के इंडेक्स से लेकर कहां तक करोगे, लास्ट तक कर दोगे। अच्छा ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो पाथ है ये बदलता रहता है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। ठीक है, मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर hello.txt। अब आप जो भी कोड बनाना चाहते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं पाथ को इसकी जगह पर ये कर दूं तो इसके अंदर जो फाइल है वो निकाल कर मुझे दे दे। अब आपका लॉजिक फेल हो जाएगा, क्योंकि अब आप इसमें क्या ढूंढ रहे थे, ए का इंडेक्स। अब सर यहाँ तो ए है ही नहीं यहाँ पर, और इस बार आप अगर इंडेक्स पे जाओगे तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर इस बार 10 थोड़ा ना होगा, इस बार तो कुछ और ही होगा। आपका कोड ऐसा होना चाहिए कि चाहे कोई सा भी पाथ मिले उसमें से फाइल का नाम निकाल कर मुझे दे दो। ऐसा कोड सोचिए अब इसके बारे में। इन दोनों में कोई चीज तो ऐसी होगी जो कॉमन है, थोड़ा सा और। इन दोनों में जहां भी फाइल का नेम आता है उसके आजू बाजू में कुछ ऐसा है जो दोनों में आता है। अब तो बता ही दोगे, सर ये देखो ये आता है, स्लैश आ रहा है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो एक डॉट भी है जो दोनों में आ रहा है, हमने कहा स्लैश भी है डॉट भी है। अब ये देखो सर, स्लैश तो ये भी है, स्लैश तो यहाँ भी आ रहा है, स्लैश तो यहाँ भी आ रहा है। आपको लॉजिकली अगर इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर आखिरी बार स्लैश आया है उसके आगे जो होगा वो फाइल का नाम होगा। अब पांच चाहे कितना भी छोटा हो, पांच चाहे कितना भी बड़ा हो, आखिरी बार स्लैश जहां आया है उसके आगे जो भी लिखा है वो मेरी फाइल का नाम है। ये इसका लॉजिक हो गया एक। अब इस लॉजिक का आपको कोड बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे कोड? सबसे पहले क्या करो, स्लैश आखिरी बार जो आया है उसका क्या निकाल लो, इंडेक्स। कैसे निकालेंगे इंडेक्स, कल पढ़ाया था मैंने। पहले एक को लेकर बनाते हैं, लिखा पाथ डॉट इंडेक्स, तो स्ट्रिंग का नाम पाथ है इस बार। ठीक है, इंडेक्स किसका निकालोगे, स्लैश का, तो स्लैश का इंडेक्स आपने निकाल लिया। अब जो भी इंडेक्स आएगा आप उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, लेट सपोज आई, आई नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। लेकिन सर जब हम इंडेक्स स्लैश का निकालेंगे तो आपने ये कैसे मान लिया कि ये इसी वाले का निकाल कर देगा? हमारे मन में आ रहा है कि इसका निकाल देगा, इसका निकाल देगा। तो एक्चुअल में ये निकालता किसका है, पढ़ाया था आपको क्लास में, फर्स्ट अक्रेंस, यानी कि ये स्लैश पहली बार जहां आया होगा उसका इंडेक्स निकालेगा। सर हमें तो इस वाले का चाहिए, तो एक और मेथड और पढ़ाया था मैंने, क्या, आर इंडेक्स। अब आर इंडेक्स क्या करेगा, इस वाले स्लैश का इंडेक्स निकाल कर दे देगा। अब जरा सोचिए, अगर मैं इस स्ट्रिंग को स्लाइस कर दूं, कहां से, आई से, कहां तक करोगे? सर छोड़ देते हैं, जब एंड नहीं बताएंगे तो कहां तक स्लाइस हो जाएगा, लास्ट करेक्टर इंक्लूसिव तक स्लाइस हो जाएगा। अब मुझे आई का इंडेक्स जो मिला होगा यहां से किधर जाना है, लास्ट इधर जाना है या आगे जाना है, आगे जाना है। तो स्टेप की वैल्यू मुझे क्या रखनी चाहिए, 1। सोचो अगर मैं स्टेप ना बताऊं तो बाई डिफॉल्ट 1 नहीं हो जाएगी?
अगर मैं स्टेप नहीं बता रहा तो दूसरा वाला कॉलम में लगाऊं ही क्यों? तो क्या ये सिंटैक्स आई में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वहां से लेकर आखिर तक का स्लाइस करके मुझे दे देगा डेटा? हमने कहा दे देगा। सर वही तो मेरा नाम है फाइल का। हमने कहा अच्छा देखो जरा प्रिंट करा के। साथ में स्लैश तो आएगा, abc.png। अच्छा सर एक काम करना, जरा पाथ की वैल्यू इसे कमेंट करके ये करना दूसरी वाली, hello.txt। सर सब कुछ ठीक है, स्लैश हम नहीं देखना चाहते। क्या? हाँ अब स्लैश नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आप स्लाइस कर रहे हैं स्लैश से। आप स्लैश की जगह किससे स्लाइस करें? उसके एक आगे से। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूं कि स्लैश की जगह एक आगे वाला आ जाए, i+1। अब आप कोई सा पाथ ले आओ, ये कोड उस पाथ के अंदर से फाइल का नाम निकाल कर दे देगा आपके लिए। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला कोड है। आप आगे चाहे डेटा एनालिटिक्स में जाएं चाहे फुल स्टैक में जाएं, ऐसा कोड आपको कई बार लिखना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए स्लाइसिंग एकमात्र ऑप्शन था, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास स्लाइसिंग का नहीं था। चलिए, तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का जो चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो मैंने आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्लाइसिंग से अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, है ना? और अगर आप बिना स्लाइसिंग के करने की कोशिश करेंगे तो टाइम काफी लग जाएगा। तो अभी स्लाइसिंग मैंने आज पढ़ाई है आपको, अभी मैं आपको थोड़ा टाइम 1-2 दिन का और दे देता हूँ स्ट्रिंग का असाइनमेंट करने के लिए। उसके बाद फिर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप अराउंड उसमें 23 से 24 क्वेश्चन थे आई गेस। ठीक है, तो जब आप उसको 24 आंसर बनाकर अपलोड करेंगे तो 20 से ज्यादा वो अटैच नहीं करने देगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो में से एक काम कर लेना है। या तो 24 प्रोग्राम बनाकर एक जिप फोल्डर में रख देना, यानी फोल्डर में रखना और फोल्डर को जिप कर देना विनरार के थ्रू या किसी तरह में, और वो जिप फाइल मुझे अटैच कर देना। दूसरा, आप एक प्रोग्राम में दो सॉल्यूशन लिख देना। तो 3-4 प्रोग्राम ऐसे बनाना जिसमें एक में दो का सॉल्यूशन लिख देना। फिर कुछ प्रोग्राम तो ऐसे हैं 2-2 लाइन के, एक लाइन के हैं बस। तो एक ही प्रोग्राम में 3-3 4-4 सॉल्यूशन लिख देना, तो ऐसे 20 प्रोग्राम रह जाएंगे टोटल आपके पास। तो मुझे वो 20 फाइल आप ऐसे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूं एट प्रेजेंट कितने लोगों ने क्या क्या दे दिया। नौ लोगों ने सबमिट करा है, कोशिश करी है। किसी ने 18 बनाए हैं, किसी ने 20 बनाए हैं, किसी ने 5 बनाए हैं, किसी ने 16 बनाए हैं। 20, 6, ठीक है, मतलब जिसने जितने बनाए कोशिश तो करिए। अब स्लाइसिंग पढ़ाने के बाद आप कोशिश दोबारा करना, हो सकता है सारे हो जाएं। ठीक है, चलो अभी इसको थोड़ा टाइम और देते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा, उसको समझते हैं क्या है। मान लीजिए आपको एक टास्क दिया गया, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अरे बातें हो गई तो हमारी भी सुन लो। बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। आपको करना क्या है, इन बहुत सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज को अपने प्रोग्राम में स्टोर करना है। इस तरह से करना है कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सैलरी क्या है तो आप हमें बता पाए, या एवरेज सैलरी इन एम्प्लॉयज की क्या है आप हमें बता पाए, या अगर इन सबकी सैलरी का 10% इंक्रीमेंट कराना हो तो आसानी से मैं कर पाऊं। तो हमने कहा ठीक है, अभी तक जितनी पाइथन पढ़ाई गई है
उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं वेरिएबल। तो जब किसी भी चीज को हम प्रोग्राम में दिखाएंगे तो एक वेरिएबल में दिखाते हैं। तो माना ये पहले एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब एक दूसरा एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी हमें दी गई। अब उसको हमने एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लिया। क्यों, इसी में कर लो। हमने कहा देखो, पाइथन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप वेरिएबल सेम लगाओगे या डिफरेंट लगाओगे। आप अपना लॉजिक सोचिए, एंड ऑफ द प्रोग्राम एक ही वेरिएबल होगा आपके पास। उस वेरिएबल में अगर ये 100 एम्प्लॉयज का हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो एंड ऑफ द प्रोग्राम उस वेरिएबल में 100वीं सैलरी होगी। अब आप पूछोगे मिनिमम मैक्सिमम, तो कैसे पूछ लोगे, उस वेरिएबल में एट ए टाइम वैल्यू तो एक ही लिखी गई है। तो आपको इसलिए क्या करना चाहिए, अलग अलग वेरिएबल बनाने चाहिए, ताकि पहली सैलरी एक वेरिएबल में, दूसरी सैलरी दूसरे वेरिएबल में आ गई, तीसरी सैलरी तीसरे वेरिएबल में आ जाएगी। तो सर एक चीज बताओ, 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे आपको, बनाने ही पड़ेंगे। और अभी तो ये मान लो एमएनसी हो गई कोई, तो 10,000 एम्प्लॉयज हैं, सबकी सैलरीज हैं, तो सबकी सैलरी प्रोग्राम में स्टोर करनी है, तो 10,000 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ये वो है जो अब तक हमने पाइथन पढ़ी है, उसमें से हम क्या कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं। हो सकता है आगे पाइथन में कुछ और टॉपिक पढ़ाए जाए हमारे लिए, जो इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर दें हमारे लिए। तो अभी हम जो जानते हैं हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी मान लीजिए हमने इस तरह से 100 वेरिएबल अपने प्रोग्राम में बना दिए, और हर किसी की अपनी अपनी कोई ना कोई सैलरी रख दी। ठीक है। अब आपसे पूछा गया, बताओ सबसे मिनिमम सैलरी क्या है। 5,000 है, 8,000 है, 10,000 है। तो कैसे चेक करोगे, हमने कहा चेक करते हैं। इफ S1 इज लेस देन S2, तो इससे मुझे बस ये पता चला कि S1 अगर ट्रू आ गया तो S1 की वैल्यू कम है किससे, S2 से। लेकिन अभी आपके पास 99 वेरिएबल और हैं, S3 से चेक करो। एंड अगर S1 छोटा हो किससे, S3 से। अगर ये S1 S2 से भी छोटा है और S3 से भी छोटा है, तो इतना क्लियर हो गया कि S1 S2 S3 में S1 सबसे छोटा है। हमने कहा 100 वेरिएबल है, तो कहां तक एंड लिखोगे आप, और कितने कंपैरिजन करोगे। और अभी ये कंपैरिजन किसका चल रहा है, सिर्फ S1 का। फिर S2 का करोगे बाकी के 99 वेरिएबल से, फिर S3 का करोगे बाकी के। सर कितने इफ एल्स लगाओगे, लगाने पड़ेंगे, अभी तक जो पढ़ाया गया उसमें तो लगाने ही पड़ेंगे। फिर अभी तो आप मिनिमम ढूंढ रहे हो, फिर आपसे कहेंगे मैक्सिमम ढूंढो। फिर आपसे कहेंगे कि मुझे इन सब की सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, इन सब की सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इसमें से ढूंढ कर दिखाओ क्या किसी की सैलरी 12,000 है, या कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, या कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी एग्जैक्ट 50,000 है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर अगर आप ढूंढना चाहते हो इस कॉन्सेप्ट में, तो अब तक जो पढ़ाया गया है उससे पॉसिबल नहीं है, टेंड्स टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप कोशिश शुरू करो, लेकिन वो कोशिश आप अपने बीच में गिव अप कर दोगे। क्यों, क्योंकि टेंड्स टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर आप कहाँ तक लिखोगे, आप कहाँ तक टाइप करोगे कोड को। तो हमने पाइथन से कोई नेक्स्ट टॉपिक मांगना है जिसमें आसानी से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो पाइथन ने हमें खुद एक सोल्यूशन सजेस्ट किया कि अच्छा सर आप ये बताओ कि अगर किसी स्टूडेंट को पाइथन पढ़नी है, आपने उसे 8 से 9 बजे का टाइम दे दिया पढ़ने के लिए। फिर एक स्टूडेंट और आ गया, वो कह रहा है मुझे भी पाइथन पढ़नी है, आपने उसे 9 से 10 बुला लिया। तो सर ऐसे करके आप 24 बच्चे पढ़ा पाओगे, फिर तो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे पढ़ाओगे भी नहीं आप। भाई 8 से 10 घंटे का काम होगा आपका पढ़ाने का। तो अब ये बताओ, ये एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी ना के बराबर है। पूरे दिन में आप 10 बच्चे पढ़ाओगे बस। एक काम करो ना, सबका क्या बना लो, एक बैच बना लो, और इस बैच में आप जो आपकी कैपेसिटी है सीटिंग की, उतने बच्चे ऐड कर दो। और अब आप एक एक बच्चे को मत पढ़ाओ, आप कैसे पढ़ाओ, बैच को पढ़ाओ। तो एक साथ आप सबको मैनेज कर लोगे। जो आएगा बैच में वो पढ़ेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं पढ़ेगा। तो आपको बैच पढ़ाना है, बैच खत्म करना है। जो आ रहा है वो सीख रहा है, जो नहीं आ रहा है वो नहीं सीख रहा है। तो इसमें आपकी हेडक कम होगी। हमने कहा बात तो सही है, और हम ऐसा कर भी रहे हैं। तो अब पाइथन में हमें बस यही सीखना है कि अलग अलग वैल्यू का बैच कैसे बनेगा। अगर मुझे बहुत सारी वैल्यू को मैनेज करना है, तो मैं अलग अलग मैनेज करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है, कोड बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है।
किसी तरह से पाइथन में ये सिखा दे अलग अलग वैल्यू का बैच कैसे बनाया जाता है, तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो बैच को बनाने के लिए या ग्रुप को बनाने के लिए पाइथन ने एक कॉन्सेप्ट दिया कंटेनर टाइप्स का। तो पाइथन में हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो डेटा टाइप्स दो तरह के हम विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। पहला हमारे होते हैं स्केलर टाइप्स, स्केलर टाइप्स, और दूसरे होते हैं हमारे कंटेनर टाइप्स। स्केलर टाइप्स में इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, स्ट्रिंग आता है, बूलियन आता है, या इस तरह के कॉम्प्लेक्स वगैरह और भी आते होंगे, ठीक है। कंटेनर टाइप की अगर हम बात करें तो कंटेनर टाइप की लिस्ट में एक लिस्ट है, टपल है, सेट है ना। तो इस तरह के हमारे आते हैं, डिक्शनरी वगैरह हो गई, इस तरह के हमारे आते हैं कंटेनर टाइप में। जितने भी कंटेनर टाइप है, कंटेनर का मतलब क्या होता है, एक बॉक्स। जैसे आपके घर में कंटेनर होगा जिसमें दाल रखी होगी, चावल रखा होगा, चीनी रखी होगी, तो उसमें बहुत सारी चीजें एक बंडल में रखी हुई हैं, दैट इज कंटेनर। तो कंटेनर टाइप हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि बहुत सारी वैल्यू को एक साथ अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो किसी कंटेनर टाइप में रखकर आप कर सकते हैं। तो अभी तक जो हम डेटा टाइप पढ़ते थे, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, इनको हम बोलते हैं स्केलर। स्केलर का मतलब होता है सिंगल वैल्यू। स्केलर का मतलब होता है सिंगल वैल्यू, है ना, जिसमें ग्रुप नहीं बनता, उसे बोलते हैं स्केलर, ठीक है। तो स्केलर टाइप हमारा खत्म हो चुका था पहले ही। कंटेनर टाइप वाला चैप्टर हमारा रह गया था जो हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जितने भी कंटेनर टाइप्स हैं, अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज सिंगल बंडल। अब बंडल बोलो, बैच बोलो, कुछ भी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो जितने भी कंटेनर टाइप्स हैं वो सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल वैल्यू भी रखो उनके लिए वो ग्रुप के बराबर ही है, 10 रखो, 50 रखो, 100 रखो, कितने भी रख सकते हो। अब जैसे आपने कहा कि आप अपने बैच में कितने स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं, तो मैंने आंसर दिया सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए क्लास में 60 का अरेंजमेंट है, तो 60 स्टूडेंट क्लास में आ सकते हैं, और ऑनलाइन में हमने 100 का लाइसेंस ले रखा है तो 100 बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपके एक बैच में 160 बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम पाइथन के कंटेनर की बात करें तो पाइथन के कंटेनर के लिए पहले से कोई साइज फिक्स नहीं होता है। आपकी रैम कितनी बड़ी है उसके हिसाब से अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग साइज हो जाएगा। मेरे लैपटॉप में मैंने कोई कंटेनर बनाया लाइक लिस्ट, अब मैं उसमें कितनी वैल्यू रख सकता हूँ इसका आंसर अलग हो सकता है, आपके लैपटॉप में कितना आ सकता है। आपका रैम का साइज ज्यादा हो सकता है, मेरा कम हो सकता है। तो हमारे पाइथन में जितने कंटेनर टाइप्स हैं उनका मैक्सिमम कैपेसिटी की लिमिट कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं बताई गई है। ये डिपेंड करेगा आपका आपका स्पेस कितना अवेलेबल है आपकी रैम के अंदर, ठीक है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं डायनामिक इन साइज। डायनामिक इन साइज का मतलब यहाँ पर यह है कि अब जैसे मान लीजिए क्लास में 60 की हमने अरेंजमेंट कर रखी है और ऑनलाइन में 100 का हमने लाइसेंस ले रखा है। अब मान लीजिए क्लास में 40 आए, अब क्या करें, सिर्फ 20 का स्पेस फालतू पड़ा है, ऐसा तो नहीं हो सकता 20 चेयर उठाकर दूसरे रूम में डाल दो, है ना, तो ऐसा नहीं, खाली पड़ी हुई है। अब मान लीजिए हमने 100 का लाइसेंस लिया, ऑनलाइन 18 ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन पाइथन के कंटेनर में ऐसा नहीं है। आपने लिस्ट बनाई और आप सोच के चल रहे थे यार इसमें ना 100 बच्चे आएंगे, 100 वैल्यूज आएंगी, लेकिन आई उसमें 60, तो जगह 60 की लगेगी, 40 की फ्री कर दी जाएगी आपकी। तो जितनी जरूरत होगी स्पेस की उतना स्पेस आपका कंज्यूम किया जाएगा, और डेटा ऐड करोगे कंटेनर में तो और स्पेस आपका ले लिया जाएगा। तो इस फीचर को क्या बोलते हैं, डायनामिक इन साइज। यानी कि जो कंटेनर टाइप्स हैं वो सारे के सारे, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे सेट हो, चाहे डिक्शनरी हो, साइज में कैसे हमारे डायनेमिक है। पहले से आप मुझसे पूछोगे सर लिस्ट में बताओ कितनी वैल्यू आ सकते हैं, मुझे भी नहीं पता, डायनेमिक इन साइज, ठीक है। चलो, अब अगला पॉइंट क्या बताया गया कि जितने भी ये कंटेनर टाइप्स हैं जनरली एक जैसे कॉन्टेक्स्ट की वैल्यूज का ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉइज हैं, मुझे उन 100 सैलरीज को स्टोर करना है। आपने कोई लिस्ट बना ली या टपल बना लिया, लेकिन आप मुझसे कहोगे सर नहीं मेरे पास ना 20 सैलरीज हैं,
20 मोबाइल नंबर थे, 20 हमारे नेम है, 20 एड्रेस हैं, ऐसे करके ना 100 वेरिएबल हो गए थे। तो क्या मैं अब एक कंटेनर में इन 100 वैल्यू को रख दूं? हमने कहा रखने को मना नहीं है, लेकिन जब आप आगे ऑपरेशन करने जाएंगे कंटेनर पर तो बहुत से ऑपरेशन आपके फेल हो जाएंगे। तो इन जनरल जितने कंटेनर टाइप्स हैं, इसमें सिमिलर कॉन्टेक्स्ट की वैल्यूज का ग्रुप आपको बनाना चाहिए। लेकिन ये रूल नहीं है पाइथन के अंदर कि आप ऐसा करेंगे ही करेंगे। आप चाहें तो कंटेनर में एक इंटीजर रख दो, एक स्ट्रिंग रख दो, एक फ्लोट रख दो, एक बुलियन रख दो, वो सही रहता है। लेकिन हम ऐसा जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि हम जिस पर्पस के लिए कंटेनर को पढ़ेंगे वहां पर वैल्यू सिमिलर कॉन्टेक्स्ट की होती हैं, एक ही टाइप की जनरली मिलेंगी, या तो सारी इंटीजर मिलेंगी या सारी फ्लोट मिलेंगी। लेकिन पाइथन की तरफ से फाउंडेशन नहीं कि ऐसा ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स कंटेनर टाइप के अंदर जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग टाइप की हमारी हो सकती हैं। ठीक है। कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप, ब्रैकेट में लिख देते हैं नॉट सजेस्टेड, ऐसा सजेस्ट नहीं किया जाता। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी और जावा, उन्होंने भी कंटेनर टाइप बनाए। जैसे पाइथन में जरूरत है भाई इस तरह के एग्जाम्पल के लिए, तो क्या जावा वाले इस एग्जाम्पल को जब बनाएंगे तो क्या वो 100 बैरल बनाएंगे? वो भी तो नहीं बनाना चाहेंगे। तो सर ऐसे तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्रामर इस तरह की प्रॉब्लम के लिए 100 बैरल नहीं बनाना चाहेगा। तो फिर तो सर जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबको कंटेनर टाइप देने ही पड़ते हैं। हमने कहा होते हैं, सब में होते हैं। सी में भी होता है, सी प्लस प्लस में होता है, जावा में, डॉट नेट में, पीएच में, सभी में होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है। उनके नाम लिस्ट टपल सेट होंगे ये जरूरी नहीं है, उनके अपने अपने नाम होते हैं। जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा में एरे नाम से एक होता है कंटेनर। एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं, लेकिन एरे का और यहाँ पर डिफरेंस क्या है? एरे में साइज बताना पड़ता है पहले कि जी 100, तो 100 की मेमोरी खर्च होगी, भले ही उसमें 40 आए, खर्च 100 की मेमोरी होगी। तो पाइथन ज्यादा अच्छा है उस मामले में। दूसरा, वहां पर रूल है कि एरे के अंदर जितनी वैल्यूज आएंगी वो सब सेम टाइप की ही आएंगी। अगर अलग टाइप की आई तो एरर आ जाएगी। पाइथन में एरर नहीं आएगी, लेकिन सजेशन यही है कि ऐसा ही करना चाहिए आप। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो हम कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को समझें, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब में एक ही बात है, सिर्फ अलग अलग सिंटेक्स चल रहा है ओवरऑल। तो कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप। उसके बाद अगर हम देखें कि कौन कौन से कंटेनर टाइप्स हैं जिनको हम देखते हैं, जितने भी कंटेनर टाइप्स हैं वो सब इटरेबल होते हैं। इटरेबल्स, म्यूटेबल, इटरेबल शब्द अलग है। इटरेबल्स का मतलब होता है कि आप जितने भी कंटेनर हैं फॉर लूप में सबको यूज कर सकते हैं। मैं ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैन बी यूज टू इटरेट वैल्यूज इन, एक डमी कोड देखो, फॉर एक्स इन, अब तक हमने दो बातें लिखनी सीखी, रेंज या स्ट्रिंग। अब मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ मैं लिस्ट भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं टपल भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं सेट भी लिख सकता हूँ, या जो जो आप पढ़ाओगे कंटेनर में वो सब यहाँ लिखा जा सकता है। तो जितने कंटेनर हैं वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके पास ढेरों वैल्यू होंगी, मुझे एक एक वैल्यू निकालनी है, तो लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप ये कह रहा है कि मुझे सीधे वो कंटेनर दे देना, मैं एक एक वैल्यू उससे निकाल कर ले आऊंगा, आपको रेंज फंक्शन लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ इटरेबल, ऑल कंटेनर्स आर इटरेबल। ठीक है। उसके बाद बाकी जो पॉइंट आप पहले ही लिख चुके होंगे वो मैं आप लिख देता हूँ। कॉमनली यूज्ड कंटेनर्स आर, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी, एटसेट्रा। एटसेट्रा में और भी आते हैं सर, बाइट, बाइट एरे, है ना, सिंपल एरे भी होता है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू, सीरीज है, डेटा फ्रेम है, तो ये बहुत सारे हैं। तो ये हमारे बेसिक कंटेनर्स हैं जो हमें आने ही चाहिए। अब शुरू करते हैं यहाँ से। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं मिस कर गया जो इंपॉर्टेंट था। कंटेनर टाइप का फायदा एक ये भी है
we can easily perform searching, sorting, and other data structure related operations। सर्चिंग सॉर्टिंग के अलावा जो और डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन होते हैं वो हम आसानी से कंटेनर के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करेंगे सबसे पहले अपना लिस्ट कंटेनर। तो ये जितने भी कंटेनर्स हैं हर किसी के अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले सबको पढ़ लेते हैं अलग अलग, फिर कंपेयर करेंगे कि हमें कब किस सिचुएशन में कौन सा कंटेनर यूज करना चाहिए ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, तो लिस्ट ने सबसे पहली बात ये बताई कि मेरे अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। अब देखो हम जो एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे शायद वहां पर ये फिट भी हो रहा है। आप क्या एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज को स्टोर करेंगे। अगर मैं लिस्ट में स्टोर करूं तो ऐसा तो हो सकता है ना कि ऐसे दो एम्प्लॉय होंगे जिनकी सैलरी सेम हो जाए। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो आपके वाले एग्जाम्पल में अभी तक तो ये फिट हो रहा है लिस्ट, है ना। तो जब लिस्ट को बनाया गया है तो उनको थोड़ी पता था कि हम एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर करेंगे। वो तो कोई भी बात हो सकती है। उन्होंने तो एक टॉपिक दे दिया कि लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकते हैं। जैसे इस क्लास में जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मैं उनके नेम को स्टोर करना चाहता हूँ, तो लिस्ट बना लो। अब पूरी पॉसिबिलिटी है कि दो के नाम सेम हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज हमारी अलाउड होती हैं। उसके बाद अगर लिस्ट में बहुत सारी वैल्यूज हैं और मुझे किसी पॉइंट पर सिंगल वैल्यू तक पहुंचना है, मुझे 100 एक साथ यूज नहीं करनी, मुझे सिंगल वैल्यू पे काम करना है, तो कैसे पहुंचेंगे? इंडेक्स का यूज करके। लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, स्लाइसिंग भी होती है। लिस्ट में 100 वैल्यू की जगह आप शुरू की 10 निकालना चाहते हो, लास्ट की 5 निकालना चाहते हो, स्लाइस करके जैसे भी स्ट्रिंग को स्लाइस करा था लिस्ट को भी स्लाइस किया जा सकता है। या एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी टॉपिक में इंडेक्सिंग होती है तो ऑटोमेटिकली स्लाइसिंग होगी ही होगी, क्योंकि स्लाइसिंग करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंडेक्स की। अब उसमें इंडेक्स आ ही गए तो स्लाइसिंग तो हो ही जाएगी, अब बचा ही क्या है इसमें। ठीक है, सपोर्ट्स इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अगर इंडेक्सिंग आती है तो दोनों ही आती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगी। तो लिस्ट में अगर 3 वैल्यू है तो 0 1 2 -1 -2 -3 दोनों तरह के इंडेक्स आपको मिलेंगे। उसके बाद लिस्ट ने कहा कि मेरे अंदर वैल्यूज का ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर मुझे 3 वैल्यू दी, 10 20 30, और जब आप लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो पहले नंबर पर 10 ही दिखेगा आपको, दूसरे पर 20 दिख, ऐसा नहीं होगा कि पहला 30 आ गया फिर 20 आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो जिस क्रम में लिस्ट में आप वैल्यूज स्टोर करेंगे, लिस्ट से जब भी आप वैल्यूज मांगेंगे उसी क्रम में आपको वैल्यू मिलेंगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर मेंटेन करना। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वो अलग हो गया, वो हमारी रिक्वायरमेंट हो गई कि मुझे छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में डेटा रखना है, वो अलग हो गया। बाय डिफॉल्ट ये ऑर्डर मेंटेन करती है किस क्रम में? जिस क्रम में डेटा आया था लिस्ट में उसी क्रम में। वो छोटा है बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, इट मेंटेन्स ऑर्डर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इट इज म्यूटेबल, दैट इज मॉडिफाइबल। लिस्ट में आप एक बार 100 वैल्यू रख चुके हैं, अगर 2 एम्प्लॉय और ज्वाइन करके कल को तो 102 एलिमेंट हो जाएंगे, बाद में 2 और जोड़ कर दें। 5 लोगों ने रिजाइन दे दिया तो 5 को बाहर कर दो लिस्ट के अंदर से। तो लिस्ट में एक बार आपने जो डेटा रख दिया, थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम उतना ही रहेगा, जरूरी नहीं है। आप बीच में प्रोग्राम में कभी भी लिस्ट में डेटा और ऐड कर सकते हैं, लिस्ट में से डेटा को निकाल सकते हैं। दैट इज नोन एज लिस्ट इज म्यूटेबल या मॉडिफाइबल।
ठीक है। अब सिंटेक्स क्या लिखें ऐसा प्रोग्राम में कि लिस्ट बन जाए, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो लिस्ट बनाने का जो सिंटैक्स है वो काफी कुछ जान पहचान का होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को हम लिस्ट कहते हैं। अब देखो ये हमारे लिए एक नई बात नहीं है कि एक सिंबल के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। अभी आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आप इसे स्लाइसिंग कर रहे थे स्ट्रिंग की, और लास्ट क्लास में इससे इंडेक्स ऑपरेटर कह रहे थे आप, है ना? तो अब आज कह रहे हो इसको ये लिस्ट है। अब ये बताओ, अच्छा आप भी बताओ, क्या बोलोगे इसे प्लस को? ये तो नहीं कहोगे ना कि हमेशा अर्थमेटिक एडिशन करेगा। अगर आप ऐसा कह दोगे तो मैं कह दूंगा नहीं ये तो कॉन्केटिनेशन भी करता है। तो एक सिंबल के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। प्लस उसमें से सबसे पहले हमारी लाइफ में आया पाइथन की। तो प्लस ही नहीं, इसके अलावा एस्ट्रिक भी तो था, जिसके दो मीनिंग है, पहला मल्टीप्लाई करना और दूसरा स्ट्रिंग को रिपीट करना। अगर मैं किसी स्ट्रिंग के साथ इंटीजर लगा दूं तो क्या करता, उसको रिपीट नहीं कर देगा? तो अब ऐसे सर ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। उसी में एक और मिलेगी आज, स्क्वायर ब्रैकेट। इसके भी एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, है ना? तो अब हमें जिस समय किसी भी सिंबल का कोई मीनिंग समझाया जाएगा तो वहां पर कॉन्टेक्स्ट भी बताया जाता है कि कब ये ऐसे बिहेव करेगा और कब ये वैसे बिहेव करेगा। जैसे मैंने इसके बारे में बताया कि अगर ये दो नंबर हैं तो सर क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अर्थमेटिक एडिशन करेगा। अगर ये दो स्ट्रिंग हैं तो क्लियर है, ये कॉन्केटिनेशन करेगा। और सर अगर एक नंबर एक स्ट्रिंग हो गया तो सीधा एरर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एरर आएगी इसमें, ये एरर है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। इसी तरह से अगर ये दो नंबर पे चलेगा तो मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन एक स्ट्रिंग और एक नंबर पे चलेगा तो रिपीटेशन करेगा। और अगर सर दो स्ट्रिंग पे लगा दिया तो सीधे सीधे एरर है। तो आपको बताया भी जाता है कि इस सिंबल के अगर एक से ज्यादा मीनिंग है तो कब कौन सा मीनिंग आता है, डिपेंड करेगा किसके साथ आप उसे यूज करते हो। उसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट को मैं लिस्ट कहूंगा, लेकिन कैसे इसको पहचाने, उसके लिए अगर इसके साथ प्रीफिक्स आता है और यहां पर आपने कोई एक इंटीजर वैल्यू लिखी हुई है तो इसका मतलब ये इंडेक्स है, यानी कि इंडेक्सिंग वाला काम करेगा, लिस्ट नहीं है ये। अगर ये प्रीफिक्स है और यहाँ पर तीन इंटीजर लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये स्लाइसिंग कर रहा है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर है, प्रीफिक्स है ही नहीं, अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, ये लिस्ट है, इसको लिस्ट बोलेंगे। प्रीफिक्स में कुछ नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट में बहुत सारी वैल्यूज हैं, अब चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो चाहे कुछ भी हो, बहुत सारी वैल्यूज कॉमा से लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अभी भी इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट कहते हैं। तो लिस्ट का सिंटैक्स स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर होता है, पहचान, उसके पहले कोई प्रीफिक्स नहीं होगा। अगर उसके पहले कोई प्रीफिक्स आ गया दैट मीन्स अब वो लिस्ट नहीं है, अब वो इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, तो ये हमारा सिंटैक्स क्या बनेगा यहाँ पर, लिस्ट का वेरिएबल, दूसरा सिंटैक्स ये बन गया, तीसरा सिंटैक्स लिस्ट बनाने का, लिस्ट नाम का एक फंक्शन भी होता है, उससे भी आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंटैक्स हो गया और ये नोट हो गया। चलिए अब प्रैक्टिकली लिस्ट बनाकर देखते हैं, कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कंप्लीट। एक्स नाम से कोई एक लिस्ट बना ली, इसमें 10, 20, -5, 3.5, 5, एक लिस्ट बनाई जिसमें इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, स्ट्रिंग भी है और लिस्ट के अंदर लिस्ट भी है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी है। ठीक है। अब चेक कराओ सर कि पहले
लिस्ट है कि नहीं, टाइप से निकाल लो, तो लिस्ट है। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी लिस्ट है, हमने कहा है। लेकिन ये बताओ, इस लिस्ट का आगे के प्रोग्राम में इस्तेमाल करोगे कैसे? किसी वेरिएबल में तो रख लो। अच्छी बात क्या है, पाइथन में एरर नहीं आती अगर किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में आप ना रखें। मतलब अगर मैं ऐसे ही लिख दूं यहाँ पर 10, तो एरर नहीं, हमने कहा नहीं है। आप बताओ कि आपने ऐसा करके फायदा क्या कर लिया? 10 ने मेमोरी तो खाई होगी रन टाइम पर, है ना? तो अगर आप ऐसे लिख दोगे तो सब में गलतियां चेक हो रही हैं, मेमोरी खा रहे हैं सारे, एरर आ गई, मतलब पकड़ तो रही है हमारा इंटरप्रेटर सबको। लेकिन इंटरप्रेटर ये नहीं बोलेगा आपसे कि इन्हें वेरिएबल में क्यों नहीं रखा आपने। आप बताओ, आपकी कोई जरूरत होगी शायद ऐसा करने की, है नहीं। तो आपको एम्प्टी लिस्ट अगर स्टोर करनी है तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। अब आगे इसका यूज करना है तो कर लेना, फिलहाल हम इसका टाइप ही चेक करना चाहते हैं। तो सर समझ में आ गया, दोनों के दोनों लिस्ट ही है, ये भी लिस्ट है और ये भी एक लिस्ट है। अच्छा, फिर आपने ये भी कहा था कि लिस्ट में हमारा डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड होती हैं, कर देते हैं। -10 लगा दिया, 10 यहाँ भी लगा दिया, 10 यहाँ भी लगा दिया। अब मैं इस एक्स को प्रिंट करा के दिखाता हूँ, तो दो बात एक साथ नजर आएंगी। डुप्लीकेट वैल्यूज अलग अलग हैं, दिखेंगी दोनों, और जिस क्रम में मैंने जो डेटा स्टोर करा है आपको आउटपुट में उसी क्रम में दिखेगा। 10, फिर 20, -5, 3.5, हाई, फिर लिस्ट नेस्टेड लिस्ट आ गई, फिर 10 आ गया। तो 10 दो बार है, दोनों बार दिख रहा है, ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। किसी भी टाइप की वैल्यू आ सकती है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, कुछ भी रखो, कोई मना नहीं है। बट ये सजेस्टेड नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, ये गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे जाके आपके ढेरों ऑपरेशन ऐसे हैं जो फेल हो जाएंगे, एरर आ जाएगी। फिलहाल तो चल गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने कहा था लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, करके दिखाओ। हमें लिस्ट का सबसे पहला एलिमेंट चाहिए, तो लिस्ट में इंडेक्सिंग ऐसी होगी: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब इस बार मुझे लिस्ट पर इंडेक्स लगाना है, तो फिर से स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस बार स्क्वायर ब्रैकेट के पहले क्या लगाना होगा मुझे? कोई प्रीफिक्स। लेकिन इस बार प्रीफिक्स में स्ट्रिंग वेरिएबल थोड़ी आएगा, कौन सा वेरिएबल आएगा? लिस्ट वेरिएबल आएगा, और लिस्ट का नाम क्या है रखा है मैंने? एक्स। अब ये लिस्ट नहीं है, अब ये लिस्ट का इंडेक्स बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपने इंटीजर वैल्यू बताओ, मैंने 0 लिख दिया, तो लिस्ट के 0 इंडेक्स पर जो डेटा होगा वो आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं -2, कौन आ जाएगा? -2 5 है, या -2 पे अपने आप में एक नेस्टेड लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट, तो वो नेस्टेड लिस्ट पूरी एक सिंगल वैल्यू है इसके लिए तो। ठीक है, सोचो, अगर मैं आपसे कहूं मुझे नेस्टेड लिस्ट के अंदर सबसे पहला वाला एलिमेंट है वो चाहिए, तो नेस्टेड लिस्ट -2 इंडेक्स पर है या 5 इंडेक्स पर, एक ही बात है। अब ये अपने आप में एक लिस्ट है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, उसको फिर से इंडेक्सिंग लगा दो। क्या लगा दूं यहाँ पर? 0, 0 पे कौन मिलेगा? 1, यहाँ कौन मिलेगा? 2। ठीक है, तो जो चाहे वो आप लगा दो। सर क्या इसमें लूप लगा सकते हैं? आपने कहा लिस्ट इटरेबल है। लिस्ट क्या, जितने कंटेनर सारे इटरेबल? हमने कहा लगाओ। क्यों? एक एक एलिमेंट को इटरेट करना चाहता हूँ अलग अलग। ठीक है, इंडेक्स पर जाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, तो आप सीधा लूप लगाकर इटरेट कर सकते हैं। और आई इन एक्स, ये फॉर लूप इस एक्स के अंदर जाएगा, एक एक एलिमेंट को इटरेट करेगा, और जिस एलिमेंट को इटरेट कर रहा है उसको आई में कॉपी कर देगा। अब आप उसको देखना चाहते हो तो आप प्रिंट करा लो आई के लिए, एक एक एलिमेंट हमारा यहाँ से आ जाता है। 10, 20, -5, 3.5, हाई, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, उसके बाद अब सर जिस पर्पस के लिए आपने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था उस से रिलेटेड डेटा लेकर आओ। हमने कहा ठीक है। तो मेरे पास
मान लीजिए 3 सैलरीज हैं, किसी की 12,000 है, अलग अलग वेरिएबल में रखी हुई, किसी की 10,000 है और किसी की 15,000 है। अब मुझे क्या करना है, इन तीन में छोटा बड़ा या कुछ भी ऑपरेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक लिस्ट में रख देते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई, मान लो सैलरी नाम से, और इसमें तीनों को रख दिया, S1, S2, S3। तो लिस्ट बनाते समय अगर आप वेरिएबल्स का यूज करते हैं तो भी ठीक है। तो इसका फायदा यह है कि कल को अगर मैं इसमें वैल्यू यूजर से इनपुट कराना चाहूँ तो करा सकता हूँ आसानी से। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारे वेरिएबल ही लिखोगे, कुछ वैल्यू डायरेक्ट आप लिखना चाहते हो तो लिख दो। मान लो आपने 8,000 लिख दिया, 9,000 लिख दिया, लिख दो। अब टोटल इस लिस्ट में जो सैलरी नाम से मैंने बनाई है 5 वैल्यू आ गई। अब क्या क्या कर सकते हैं, हमने कहा देखो, सबसे पहले तो इनको एज इट इज प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, एज इट इज आ गई। अब अगर आप ये पता करना चाहते हो कि कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं या कितने एम्प्लॉयज को आप सैलरी दे रहे हैं, आपको क्या करना होगा, इनकी काउंटिंग चाहिए होगी। तो लिस्ट की लेंथ उसी तरह से निकाली जाती है जिस तरह से स्ट्रिंग की लेंथ निकाली जाती थी यूजिंग लेन फंक्शन। तो लेन फंक्शन को आप सैलरी दे सकते हैं, लेन फंक्शन को आप कोई भी कंटेनर दे सकते हैं। किसी भी कंटेनर के अंदर कितने आइटम्स रखे हैं उनकी संख्या बताने वाला काम करता है कौन, लेन फंक्शन। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपने ये पता करना है इस लिस्ट में सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो हमारे पास मिन फंक्शन है। मिन फंक्शन कह रहा है कि आप मुझे स्ट्रिंग दोगे, उसमें सबसे छोटा करेक्टर बताऊंगा। आप मुझे कोई कंटेनर दोगे तो मैं उस कंटेनर के अंदर सबसे छोटी वैल्यू वो बताऊंगा। तो पता है बहुत से लोग स्ट्रिंग को कंटेनर ही कह देते हैं, क्योंकि जितने भी फंक्शन हम ये पढ़ रहे हैं ये सब स्ट्रिंग पे चल रहे थे, और वास्तव में ये सारे फंक्शन किसके लिए बनाए गए हैं, कंटेनर के लिए बनाए गए हैं। तो स्ट्रिंग भी एक कंटेनर ही है, सोचो ध्यान से। ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, मैं लिखा सोनू, तो 4 करेक्टर ग्रुप नहीं होगा स्ट्रिंग, SONU। तो एक तरीके से हम अगर स्ट्रिंग को कंटेनर की कैटेगरी में शामिल कर लें तो वो गलत नहीं होगा, वो सही बात है, गलत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब लेन ऑफ सैलरी, मिन ऑफ सैलरी 8,000, मैक्सिमम सैलरी निकालनी है, ये लो सैलरी सेम कर दो, मान लो एक 8,000 और कर दो, तो मिनिमम अभी भी 8,000 ही है। अभी हम ये नहीं पूछ रहे किसकी 8,000 है, अभी तो हम बहुत ऊपर से चल रहे हैं। अभी तो हमें यही नहीं पता कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी 8,000 है वो कौन है। भाई आपकी लिस्ट में जितना अवेलेबिलिटी है डेटा की, उसी से तो हम निकाल कर दे रहे हैं इंफॉर्मेशन। आपने अपनी लिस्ट में ये कहाँ स्टोर करा है कि इसकी सैलरी S1 है, वो कौन है, उसकी आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, उसका आपने स्टोरी नहीं करा। करोगे तो बता देंगे, कैसे करेंगे वो सब पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब अगर मुझे ये पता करना हो इस लिस्ट में जितनी वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यू का टोटल कर दें, तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, टोटल एक्सपेंस। ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय की सैलरी पर टोटल कितना खर्च करती है, मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको ऐसा करने के लिए रेडीमेड फंक्शन सम दे रखा है। सम फंक्शन कह रहा है मुझे आप कोई कंटेनर दे दो, उस कंटेनर में जो वैल्यूज होंगी उन सबको प्लस करके मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा। जोड़ लो मैन्युअली, 62,000 ही आएगा। ठीक है, अब ऑन एन एवरेज क्या पड़ती है एम्प्लॉय की सैलरी, एवरेज नाम से कोई फंक्शन नहीं है। कोई बात नहीं सर, हाँ काम हमारा हो जाएगा। सम ऑफ सैलरी डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एम्प्लॉय से। नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन लिस्ट। कैसे निकालेंगे, लेन, लेन ऑफ सैलरी। तो ऑन एन एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी जो पड़ रही है वो 10,333 के आसपास पड़ रही है। बाकी राउंड फंक्शन आप जानते हैं, इसको लिमिट करना चाहते हैं डेसिमल पॉइंट के कुछ प्लेसेस तक। तो अच्छा सर, अब मुझे सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। तो कुछ नहीं करना सर, आपको रेडीमेड फंक्शन है सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन करा, लाओ मुझे लिस्ट दे दो। अब मैं क्या करूंगा, एक नई लिस्ट बनाऊंगा, एग्जिस्टिंग लिस्ट में चेंज नहीं करूंगा। एक नई लिस्ट बनाऊंगा और उसमें असेंडिंग ऑर्डर में डेटा कॉपी कर दूंगा।
और वो नई लिस्ट बनाकर मैं आपको दे दूंगा। आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर लें, और आप अगर उसे आगे के प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लें। अब ये कह रहा है कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दूंगा, तो मान लो मैंने इसको असेंडिंग नाम दे दिया। ठीक है, प्रिंट करा कर देखो। 8,000, 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, 15,000। सर डिसेंडिंग चाहिए, तो सॉर्टेड फंक्शन कह रहा है मुझे लिस्ट दो, और यहाँ पर एक आर्गुमेंट लिख दो रिवर्स इक्वल टू। क्या करेगा सॉर्टेड फंक्शन, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। अगर उसको वो रिवर्स कर दे तो देखने वालों को क्या लगेगा, डिसेंडिंग लगेगा वो। ठीक है, तो ये अपने आप इस काम को कर देगा। इसको मैंने एक वेरिएबल डीएससी में स्टोर कर लिया। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख दो, रीडेबिलिटी के लिए मैंने ऐसे रख दिया। कोई मुझसे ये पूछ ले कि मुझे सबसे बड़ी सैलरी निकालनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, जीरो इंडेक्स पे चले जाओ, सबसे बड़ी सैलरी होगी, या सीधा मैक्स फंक्शन लगा दो। अच्छा, कोई आपसे कह दे मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, मैक्स फेल हो जाएगा, क्योंकि मैक्स तो सबसे बड़ी सैलरी निकालेगा बस। अब मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी, तो क्या करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो। फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो सेकंड हाईएस्ट होगा, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे कौन होगा, सबसे हाईएस्ट वाला होगा। तो काइंड ऑफ आप आसानी से सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट सही आंसर आ जाएगा हमारा, लेकिन आपको लॉजिक और लगाना पड़ जाएगा अपना सही आंसर लाने के लिए। क्यों सर, सही क्यों नहीं आएगा? क्यों? दो लोगों की सैलरी अगर 15,000 हो गई तो लिस्ट कैसे बनेगी? 15,000, 15,000, 12,000। अब फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड हाईएस्ट नहीं रहा आपका, तो आपको साथ में और लॉजिक ऐड करना पड़ेगा एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए, है ना। चलो, फिलहाल सर्चिंग, सर्चिंग कैसे करेंगे लिस्ट में? आपने कहा सर्चिंग भी करते हैं सॉर्टिंग भी करते हैं, तो सर्चिंग सॉर्टिंग, सर्चिंग करने के लिए इन ऑपरेटर। सर ये तो हमने स्ट्रिंग में ही पढ़ा था, हमने कहा वही है। किसी भी कंटेनर में अगर कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं तो आप इन लगाकर सर्च आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, इन किसको सर्च करना है? हमने कहा जरा देखना, 10,000 किसी की सैलरी है, 10,000 इन लिस्ट, ट्रू अगर ये वैल्यू इसका पार्ट है, फॉल्स अगर ये वैल्यू इसका पार्ट नहीं है। सर ये बताना कितने लोगों की सैलरी 10,000 से ज्यादा है, 10,000 या 10,000 से ज्यादा है। अब इस काम को करने का कोई रेडीमेड फंक्शन नहीं है, आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। लगाओ। तो मैंने क्या करा, मैंने इस सैलरी को पहले इटरेट करा, और एस इन सेल, एक एक एलिमेंट आ गया। इफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, देन मैं कोई एक काउंट वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू इनिशियली करता हूँ 0। एक एक वैल्यू सैलरी लिस्ट से निकाल कर मैं एस में ले रहा हूँ लूप से, और फिर उस वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ कि आप वो वैल्यू 10,000 से बराबर या ग्रेटर है, अगर है तो क्या कर दो, काउंट को प्लस इक्वल टू 1 कर दो। जब जब एस में जो सैलरी आई अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो काउंट हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट कर दो काउंट की वैल्यू। तीन सैलरी ऐसी हैं जो 10,000 या 10,000 से ज्यादा हैं, एक, दो, ऐसे तो कुछ भी निकाल दो। हमने कहा लॉजिक लगा के आप ऐसा कुछ भी निकाल सकते हो। अभी तो हमने लिस्ट को पूरा पढ़ा भी नहीं है, जब पूरा पढ़ लेंगे तो आप जितने भी ऑपरेशन सोच रहे होगे वो सारे कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर हम। ठीक है, अब जो आपसे मना किया गया था वो करके देखते हैं। अगर मैंने इस लिस्ट में सारी वैल्यूज एक जैसी नहीं रखी होती तो ये ऑपरेशन फेल हो जाते। सॉर्टिंग, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, ये फंक्शन चलने के लिए ये रूल है कि जो लिस्ट आप इन्हें दोगे वो लिस्ट में कंपैटिबल वैल्यू होनी चाहिए, एक दूसरे से कंपेयर हो जाए ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे आपने इसमें एक स्ट्रिंग डाल दी तो लिस्ट को तो मना नहीं है, लिस्ट कह रही है ठीक है मेरे अंदर तो कुछ भी आ सकता है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस लाइन में एरर आ जाएगी। आप प्रिंट हो गई,
7 एलिमेंट भी हैं, लेकिन जैसे ही आपने मिन निकाला एरर आ गई। क्यों? क्योंकि हर वैल्यू इंटरनली कंपेयर हो रही है दूसरी वैल्यू से। तो ये इससे कंपेयर हो सकती है, ये इससे भी हो सकती है, ये इससे नहीं हो सकती, एरर आ रही है। इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। ठीक है। अब कोई भी ऑपरेशन, मैक्सिमम, सम, सॉर्टिंग, ये सब नहीं चलेगा। सर फ्लोट कर दें किसी की सैलरी, मान लो टैक्स काट कर आई कुछ, तो फ्लोट कंपैटिबल होता है इंटीजर के साथ, कंपेयर हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, हम इसको इसके साथ बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये सही है, कोई एरर नहीं आएगी। तो सेम कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है, एग्जैक्ट टाइप सेम होना चाहिए हर वैल्यू का, वो जरूरी नहीं है। दैट मीन्स इंटीजर और फ्लोट को हम एक लिस्ट में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर हम साथ में स्ट्रिंग भी ले आएंगे तो तब तक तो सही है जब तक कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन जैसे कोई आपने ऐसा ऑपरेशन करा, एरर आ जाएगी। लाइक मिन, मैक्स, सम और सॉर्टेड, ये 4-5 ऑपरेशन ऐसे हैं जो सिमिलर पे ही चलते हैं। शायद सी के एरे बनाने वाले को पहले ही पता होगा कि एरे बनाने वाला ऐसा ही ऑपरेशन करते हैं, इसलिए वहां पर सिमिलर टाइप का क्या लगा दिया उन्होंने, रूल ही लगा दिया कि रूल सिमिलर टाइप का ही चलेगा। क्योंकि अगर आप सिमिलर टाइप का नहीं लगाओगे तो ये ऑपरेशन कर ही नहीं पाओगे सॉर्टिंग सर्चिंग वाले, है ना। बहरहाल, अब लिस्ट के बाकी के फैक्टर देखो। लिस्ट के बाकी के फैक्टर क्या है? एक फैक्टर आपने बताया था कि लिस्ट में हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। लिस्ट इज म्यूटेबल, करके दिखाइए सर कोई एक नई वैल्यू ऐड इसी लिस्ट में। तो लिस्ट के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है अपेंड। अब देखो आपने शब्द सुना मेथड, अभी तक मैंने जितने ऑपरेशन करे लिस्ट पे वो फंक्शन से करे। अब मैं बोल रहा हूँ मेथड, तो मेथड शब्द को पहली बार मैंने स्ट्रिंग में इंट्रोड्यूस किया था। कैसे लगाते हैं? डॉट, मेथड का नाम, और डॉट के पहले जिस टाइप का वो मेथड है उस टाइप का वेरिएबल। तो लिस्ट का एक मेथड है अपेंड, तो लिस्ट वेरिएबल पे डॉट लगा के अपेंड मेथड कॉल करेंगे, एक्स डॉट अपेंड। अपेंड मेथड कह रहा लाओ मुझे वैल्यू दे दो जिसको आप अपेंड करना चाहते हो। हमने इससे पूछा कहाँ रखोगे, इसने कहा अपेंड हूं मैं, मेरा मतलब यही होता है लास्ट में रखूंगा मैं। अपेंड का मतलब कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, लास्ट, बाद में, है ना। तो अब ये क्या करेगा, इस लिस्ट के लास्ट में 5 को अपेंड कर देगा। सर नई लिस्ट बनाएगा या उसी में चेंज कर देगा? उसी में चेंज कर देगा। लिस्ट इज हमारा म्यूटेबल। सॉर्टिंग वाला भले ही ऐसा नहीं कर रहा था, जो सॉर्टेड हमारा फंक्शन था वो चाहता तो ऐसा कर सकता था, क्योंकि लिस्ट तो हमारी मॉडिफाइबल होती है, वो चाहता तो उसी लिस्ट को सॉर्ट कर दे, बट उसने ऐसा नहीं करा, एक नई बनाकर दे दी। बट अपेंड मेथड ऐसा नहीं कर रहा है, वो कह रहा है मैं इसके नेचर का फायदा उठाऊंगा, जब ये बदल ही जाता है तो नई कॉपी क्या बना कर देना, मेमोरी क्यों खराब करना। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही चेंज हमारा कर देता है। मुझे कोई अलग से वेरिएबल बनाकर रिजल्ट को स्टोर नहीं करना, करोगे तो उसमें एक नई लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, एरर भी नहीं आएगी। प्रिंट कर दिया एक्स, 5 लास्ट में ऐड हो गया। अच्छा, अगर मुझे किसी भी पोजीशन पर लिस्ट में कोई एलिमेंट अगर ऐड करना है तो उसके लिए इंसर्ट मेथड होता है। ठीक है, तो इंसर्ट अपेंड मेथड क्या कर रहा है हमारा, लास्ट ऑफ लिस्ट में हमारा ऐड करेगा। इंसर्ट आपसे दो चीज मांग रहा है, इंडेक्स और दूसरा वो वैल्यू या एलिमेंट, एक ही बात है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कर दिया 0, मैंने कर दिया मान लीजिए यहाँ पर 100, दैट मीन्स 0 इंडेक्स पर आपका जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन सर ये बताओ, एट प्रेजेंट 0 इंडेक्स पर तो 10 है, इसका क्या होगा? इसको राइट में शिफ्ट कर देंगे 20 की जगह पर, फिर 20 कहाँ जाएगा? 20 इस बाजू वाले को धक्का मार देगा। 30 कहाँ जाएगा? 35 की जगह चला जाएगा, क्योंकि 5 भी तो आ चुका होगा इस समय लिस्ट में। फिर 5 कहाँ जाएगा?
5 को एक नया मेमोरी ब्लॉक बनाकर उसमें स्टोर कर देंगे। ठीक है, साइज तो बढ़ेगा ही। ठीक है, एग्जिस्टिंग लिस्ट में ये चेंज हो जाएगा, नई कॉपी वगैरह कुछ नहीं बनेगी। जीरो इंडेक्स पर 100 आ गया, बाकी सब शिफ्ट हो गए। इंसर्ट ऑपरेशन हमें यूज करने से पहले कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि इंसर्ट ऑपरेशन टाइम ज्यादा लेता है कंपेयर टू अपेंड। इंसर्ट जिस पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट करने गया है, वहां पर जो पहले से था उसको शिफ्ट करेगा, वो उसको शिफ्ट करेगा। तो सर आगे जितने भी लिस्ट में 100,000 एलिमेंट हुए तो सब शिफ्ट होंगे। मतलब ये तो ये बात हो गई, एक नया स्टूडेंट क्लास में आया, बोला यहाँ बैठूंगा बीच में, अब ये इसको कह रहे हैं, ये इसको कह रहे हैं, मतलब पूरी क्लास शिफ्ट हो रही है ऐसे, पूरा टाइम इसी में लग जाएगा। तो हमने कहा इंसर्ट यही कह रहा है कि मेरा इस्तेमाल करने से पहले सोच लेना कि आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो, क्योंकि आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो कर दूंगा मैं। अगर आपका काम अपेंड से हो जाता है तो सबसे बढ़िया यही है, क्योंकि अपेंड सबसे लास्ट में ऐड करेगा, कोई शिफ्टिंग नहीं करेगा किसी को। ठीक है, तो इसलिए हम 10 में 9 बार अपेंड के बारे में सोचते हैं। मजबूरी पड़ जाए कि काम ही नहीं बन रहा है अपेंड से, तो इंसर्ट यूज करना ही पड़ेगा, अब क्या करें। ठीक है, चलो। अब हम किसी भी वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं, शिफ्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, हम ऐड नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं आगे जीरो इंडेक्स पर 200 आ जाए। जब तक हमें जीरो पर 100 की जरूरत थी तब तक हमने काम करा। अब एक पॉइंट पर हमें लगा कि जीरो इंडेक्स का डेटा बदलकर आगे बढ़ना है, तो अब वो कैसे करें, शिफ्ट नहीं करना है, बदलना ही है। तो इंडेक्स लगाकर हम इस काम को कर सकते हैं। इंडेक्स लगाएंगे, जीरो इंडेक्स या जहां भी जाना है, और असाइन कर देंगे नई वैल्यू। तो ये इंडेक्स और असाइनमेंट मिलकर उस इंडेक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो आप इसे रिप्लेस वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ सकते हैं कि रिप्लेस कर देगा या सेट कर देगा। अब जीरो इंडेक्स पर आपका 200, तो इसमें कोई परफॉर्मेंस पुअर नहीं होगी, कोई शिफ्टिंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो इस एग्जाम्पल से आपको ये फील आ गया होगा कि हम लिस्ट से लिस्ट बनाने के बाद ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन लिस्ट में और भी एलिमेंट को ऐड हम कर सकते हैं। बाकी कल पढ़ेंगे लिस्ट में से डिलीट कैसे करते हैं, या और ऑपरेशन जो बचे हैं वो कल पढ़ेंगे।